हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर का 5th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्विज़ दिया था, तो उसी का हम सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 0.2 mm at a point on the axis which is 4 meter from the center of the dipole is 20 न्यूटन पर कूलम। मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई डाइपोल है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये डाइपोल है और उसके कहाँ पर है ये पॉइंट? एक्सिस पे, मतलब यहाँ पर कहीं है। एक्सिस पे सेंटर से कितना दूर है ये? वो भी दिया हुआ है 4 मीटर पे। 4 मीटर पे है ये पॉइंट। तो बोल रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी 20 न्यूटन पर कूलम और डाइपोल की लेंथ भी दी हुई है, कितनी है? 0.2 mm। ठीक है, तो हमारा मतलब ये दे रखा है 2a की वैल्यू दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज, वो हमने डेरिवेशन में लिया था ना 2a, तो वही हम ले लेते हैं कि 2a की वैल्यू कितनी है? 0.2 mm। मतलब इसको बोल लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। ठीक है, और r कितना दिया हुआ है हमारा? r होता है हमारा सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। ठीक है, तो r की वैल्यू है हमारी 4 मीटर। ठीक है, तो क्या r हमारा 2a से बहुत बड़ा है? r है 4 मीटर, 2a की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴, तो 4 मीटर तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि r इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 2a। ठीक है, इसका मतलब हम वो एजम्पशन लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले लगा सकते हैं जो हमने पढ़े थे विद एजम्पशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ऐसा लिख लेते हैं, होता है हमारा फॉर्मूला होता है 2kp/r³। ठीक है, ये होता है और ये दिया हुआ है हमको 20, तो 20 = 2kp/r की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी? kp की वैल्यू ये 2 से कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा और 4 का क्यूब होता है 64, तो 64 10 से मल्टीप्लाई होके 640 हो जाएगा, तो kp की वैल्यू आ जाएगी 640। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला इसने? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ पॉइंट विच इज 2 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल। मतलब अब हमें इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे निकालना है, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। ये सेम डाइपोल है, ठीक है, और इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे अब हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना दूर है? ये यहाँ से दे रखा है आपको 2 मीटर पे। तो अभी भी हम बोल सकते हैं कि जो 2 मीटर है, अब r कितना है? अब r की वैल्यू है, इसको हम r1 ले लेते हैं। ठीक है, r1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब r2 कितना दे रखा है? फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट r2 है 2 मीटर और 2 है, तो अभी भी 2 × 10⁻⁴ है। तो अभी हम बोल सकते हैं जो 2 मीटर है ये 2a से बहुत बड़ा है। ये तो काफ़ी छोटा है ना, 2 × 10⁻⁴, तो r2 इज ऑल्सो वेरी मच ग्रेटर देन 2a अगेन। तो हम इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? kp/r2³। ठीक है, r3, क्योंकि यहाँ पे r1 r2 अलग है तो हमने फिर r1 r2 लिख लिया। अब देखते हैं kp की वैल्यू तो ऑलरेडी इतनी है, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, p तो वही सेम डाइपोल है। ठीक है, तो kp की वैल्यू 640 हो जाएगी। तो 640/r2 कितना है? 2 दे रखा है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो
इक्वेटोरियल पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी 640/8। तो ये इससे कट जाएगा और कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। हाँ, तो 80 हो गया हमारा, 80 न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट विच इज 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यही इसने पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इक्वेटोरियल प्लेन पे जो कि 2 मीटर है सेंटर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, इसको डिफाइन तो ऐसे किया जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कहीं किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, ये हो सकती है ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा कैसी भी हो सकती है, कर्व हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है, जैसे मर्जी हो सकती है। तो ये बोलना चाहता है कि किसी एरिया से, मान लीजिए कि यहां पे आपने कुछ एरिया ले लिया, ठीक है, ये एरिया है, तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अब कोई तो ऐसे बोल सकता है कि भाई ये तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इनफाइनाइट होती हैं। ठीक है, तो उसको मैथमेटिकली भी बनाया गया है फॉर्मूले से, वो हम देख लेंगे। लेकिन डिफाइन ऐसे किया जाता है कि किसी एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी क्रॉस कर रही हैं वही फ्लक्स को बोला जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इससे रिलेट करने की कोशिश करता हूं दूसरी चीज से। कि मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है, एक बिल्डिंग है, ये मान लेते हैं, इसमें 2 विंडो है, ठीक है, एक ये रही विंडो और एक ये, आप समझ गए ना, ये एक तरीके का हम ये मान लीजिए ग्राउंड है ये, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड टाइप की बिल्डिंग है, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल है और इसकी कुछ हाइट है, सिंपल सी बिल्डिंग, और ये 2 विंडो हैं। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट विंडो और सेकंड विंडो। ठीक, अब मान लीजिए कि हवा चल रही है। अब हवा ऐसे चलती है कि जो इस फेस के फर्स्ट विंडो के परपेंडिकुलर चलती है, हवा चल रही है, ठीक है। तो भाई जो हवा होगी इस विंडो में तो घुस जाएगी, इसका मतलब देर विल बी अ फ्लक्स थ्रू दिस विंडो। थोड़ा हवा का फ्लक्स होगा इस विंडो से, मतलब हवा का फ्लो होगा इस विंडो से, हवा क्रॉस करेगी इस विंडो से, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है कि कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा। फ्लक्स का मतलब फ्लो ऑफ एयर थ्रू दिस विंडो, थ्रू दिस एरिया, कुछ तो होगा ना। हाँ, तो उसी को बोला जाता है फ्लक्स। तो यहां पे एक्चुअली फ्लो तो नहीं हो रहा किसी चीज का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास कर रही है, क्रॉस कर रही है एरिया से। ऐसी कुछ फिजिकल हवा नहीं चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रॉस कर रही है ना, तो उसी को बोला जाता है फ्लक्स। यहां पे फ्लो बोल देते हैं, हवा का फ्लो हो रहा है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कैसे इसको समझ सकते हैं। हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा कि फ्लक्स होता क्या है, फ्लो ऑफ समथिंग। तो यहां पे फ्लो ऑफ एयर और यहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज और बताता हूं। जब हवा ऐसे चल रही है परपेंडिकुलर टू दिस, ये वाला इसको कलर से दिखा देता हूं मैं। मान लीजिए कि रेड वॉल, ठीक है, ये वाली वॉल रेड है, और इसको बना देते हैं हम, ये ब्लू बना देते हैं, ठीक है। तो अब जब हवा चल रही है परपेंडिकुलर टू रेड वॉल, तो सारे का सारा जो फ्लक्स होगा, फ्लो होगा एयर का, वो फर्स्ट विंडो से होगा। सेकंड विंडो से कोई भी हवा क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि हवा तो ऐसे चल रही है ना, तो हवा सिर्फ फर्स्ट विंडो को ही क्रॉस करेगी, ठीक है। हाँ, तो अब तो सेकंड विंडो से कितना फ्लक्स होगा हवा का, 0, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि भाई जो विंडो है उसका ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, मतलब वो विंडो कहाँ पर है, विंडो कितना एंगल बना रही है। तो हम विंडो के एंगल को कैसे बताते हैं, एक्चुअली इसके एरिया से बात करते हैं। इसके एरिया में हवा घुस रही है ना, तो उसका एरिया का एक डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करना होता है, इसीलिए हम एरिया को वेक्टर मानते हैं। ठीक है, क्योंकि विंडो के चेंज होने से 1 से 2 पे चला जाएगा, सेकंड विंडो पे हवा नहीं घुस रही, क्यों नहीं घुस रही, एरिया तो उसका भी उतना ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग है। सेकंड विंडो की डायरेक्शन अलग है, फर्स्ट विंडो की डायरेक्शन अलग है। फर्स्ट विंडो से हवा घुस रही है, सेकंड विंडो से हवा नहीं घुस रही। ठीक है, दोनों का एरिया तो सेम है, जो भी होगा, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। अब डायरेक्शन कैसे बताएं, एरिया की डायरेक्शन कैसे बताएं, इसका मतलब ये सबसे पहले तो ये पता चलता है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो एरिया आप ध्यान में रखना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। ठीक है, मतलब अगर मान लो मैंने कोई एरिया ले लिया, जैसे मान लो ये कोई मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। ठीक है, ये कैसा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल टेबल पे पड़ा हुआ है। अब समझ गया बात को, आपको मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूं। मान लीजिए टेबल है आपके सामने, ठीक, क्योंकि इस सेक्शन में हमें 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत जरूरत है, उसके बिना क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल अब आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, इसको इमेजिन करो, यार टेबल हमारे घर में रखी रहती है सिंपल तरीके से, ऐसे टेबल रखी हुई, इसके ऊपर अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट रखी होगी, मान लो कोई कागज का टुकड़ा रखा हुआ है, एक पेपर रखा हुआ है, तो वो ऐसे ही तो पड़ा रहेगा ना, तो वैसे ही मैंने बनाया था ये। ठीक है, ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब पैरेललोग्राम भी हो सकता है, लेकिन मैंने अभी रेक्टेंगल बनाया है ये। ठीक, तो इस रेक्टेंगल के जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, क्या लिखा है, इस डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, ऐसे, ये एरिया वेक्टर। ठीक है, हाँ, तो ऐसे ही हमको, मतलब अब एरिया जो है सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, अब एरिया भी 2 तरीके के होते हैं, इसमें लिखा है, मतलब सरफेस भी 2 तरीके के हो सकते हैं। सरफेस कैन बी ओपन और क्लोज्ड। ओपन और क्लोज का क्या मतलब हुआ, जैसे कि एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ ओपन सरफेस आर रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एक्सेट्रा, कुछ भी, मतलब ऐसे सरफेस जैसे जो खुले हुए हो, जैसे कि रेक्टेंगल खुला हुआ होता है, कुछ नहीं होता, पेपर है, पेपर बना लो, रेक्टेंगल बना लो एक पेपर से। ठीक है, तो वो ओपन है, क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ आप वॉल्यूम एनक्लोज कर रहे हो, तो ये रेक्टेंगल तो कोई वॉल्यूम एनक्लोज नहीं करता, थिन पेपर। ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल भी ओपन है, सर्कल भी ओपन है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड सरफेस क्या हुआ, क्यूब हो गया। देखो क्यूब मतलब एक कुछ, क्यूब जानते हो ना आप, एक डब्बा जैसा कुछ होता है जिसकी सारी साइड बराबर होती है, तो क्यूब के अंदर कुछ वॉल्यूम आ गया, ठीक, तो वो हो जाएगा क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज सरफेस। सिलेंडर, वो भी एक तरीके का क्लोज्ड हो गया सरफेस, क्योंकि उसके अंदर भी वॉल्यूम आता है। स्फेयर, उसके अंदर भी कुछ वॉल्यूम आ जाता है, तो वो भी एक हो गया क्लोज्ड। तो ये ओपन और क्लोज्ड सरफेस के एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, और क्या बोल रहा है ये, इन क्लोज्ड सरफेसेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। क्या मतलब है इसका, तो मान लेते हैं कि हमारे पास, अच्छा ये बनता ना, ये हमारा है ओपन सरफेस। ठीक है, ओपन सरफेस, और क्लोज्ड सरफेस बना लेते हैं। मान लीजिए कि स्फेयर ले लेते हैं, ये है क्या, स्फेयर। तो इसके ऊपर जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर, क्या बोल रहा हूं, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर तो होगा। मान लेते हैं कि छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं, डी ए या डी एस, कुछ भी बोलो आप, डी एस बोल दो चलो, सरफेस का छोटा सा एरिया डी एस, इसका वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, क्योंकि हर सरफेस पे परपेंडिकुलर अंदर भी तो हो सकता है ना। जैसे ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस में आप बोलोगे परपेंडिकुलर बनाओ,
तो एक बनाएगा ऊपर की तरफ, एक बनाएगा नीचे की तरफ। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी बना लो। लेकिन जो क्लोज्ड सरफेस है उसमें जो एरिया वेक्टर आप बनाओगे, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, जो एरिया वेक्टर आप बनाओगे वो हमेशा बाहर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर तो होगा ही, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल लिखा है इसने। ठीक है, अब देखते हैं ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं हम फ्लक्स को। ठीक है, तो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई, ठीक, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, इसको हम डिफाइन करते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता वेक्टर है, और अब हमें ds जो छोटा सा एरिया है ये भी वेक्टर है। ठीक, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोट करते हैं फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये है फॉर ओपन सरफेस। ठीक है, और फाई को हम लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं, जो फाई है हमारा वो हो जाता है इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ये दोनों वेक्टर है, लेकिन यहां पे हम एक सर्कल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस के लिए, इससे पता चलता है कि जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो क्लोज्ड सरफेस पे कर रहे हो। ठीक है, फॉर क्लोज्ड सरफेस। बस ये इसका दिखाने का तरीका है, और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन तो वैसे ही करना है जैसे हमने 11th में सीखा है। ठीक है, और छोटे छोटे इंटीग्रेशन है, कोई बड़े बड़े नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन आपने नहीं किया तो एक बार आप इंटीग्रेशन के बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले देख लीजिए, वरना मैं भी बता दूंगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे। ज़्यादा इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक ही यूज़ करेंगे इसमें हम। तो ये हो गया हमारा फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस। ठीक है, और ये जो डॉट है, ये डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, दो वेक्टर के बीच में प्रोडक्ट होता है ना, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना 11th में, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो वैसा ही है ये, वो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ, तो इसको हम अच्छा, तो फ्लक्स जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा एक नंबर आता है कुछ। ठीक है, स्केलर आता है। डॉट प्रोडक्ट एक नंबर आएगा कुछ, उस नंबर को स्केलर ही बोलेंगे। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होनी चाहिए बताओ, इसकी एसआई यूनिट होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम। और ये ds क्या है, ये तो एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पे लिख देते हैं क्लोज सरफेस। स्फेयर जो है क्या है, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, आपको ए डॉट बी तो पता है ना क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या चीज है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर भी करेंगे हम। ई डॉट डी एस को ऐसे लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है,
तो इसमें हम फाई को ई डी एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं। फाई हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं। बस ये जो गोला, ये जो सर्कल बनाया ना हमने इंटीग्रेशन पे, ये बताना चाहता है कि ये क्लोज सरफेस के लिए कर रहे हैं इंटीग्रेशन। करना वैसे ही है जैसे इंटीग्रेशन हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, और थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड E वेक्टर एंड ds वेक्टर। ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है? ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, मान लीजिए कि कैसा भी क्लोज सरफेस हो सकता है, बंद होना चाहिए, ठीक है, हर तरफ से। तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, ये ओपन सरफेस नहीं है, क्लोज्ड है। जैसे हमने डिस्कस किया था ओपन सरफेस क्या होता है, क्लोज सरफेस क्या होता है। ये क्लोज्ड है तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम एनक्लोज्ड होगा। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर कोई चार्ज भी हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसके अंदर चार्जेस पड़े हुए हैं हमारे, एक Q1 है, Q2, एक चार्ज हम बाहर भी ले लेते हैं, चलो Q3। ठीक है, तो दो चार्ज इसके अंदर पड़े और एक चार्ज बाहर पड़ा है, ऐसे मान लेते हैं। क्लोज्ड सरफेस है ये एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक, तो ये कहना चाहता है कि जो फ्लक्स होगा इस सरफेस के थ्रू जितना भी फ्लक्स निकलेगा या घुसेगा, जो भी होगा, नेट फ्लक्स, वो किसके बराबर होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो हम पढ़ चुके हैं ना, क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, उसकी वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अच्छा, Q क्या है? Q इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। मतलब Q वो चार्ज है जो सरफेस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, टोटल चार्ज जितना भी सरफेस के अंदर है। तो इस केस में हम फ्लक्स कैसे बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? फ्लक्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि Q1 प्लस Q2 क्या है? टोटल चार्ज है जो कि सरफेस के, क्लोज्ड सरफेस के अंदर है। ठीक, ये चार्जेस कहीं भी हो सकते हैं इसके अंदर, बस अंदर होने चाहिए। तो ऐसे ही हमें लगाना है फ्लक्स निकालने के लिए। अगर किसी सरफेस के अंदर हमें चार्ज पता है तो हम उस सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा होगा या घुस रहा होगा, जो भी होगा, नेट फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बोलता है गॉस लॉ। ठीक है, और हम पढ़ चुके हैं कि जो फ्लक्स है क्लोज सरफेस के लिए फाई, वो ये भी होता है इंटीग्रेशन E डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो फ्लक्स एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये पहले पढ़ा था ना, ये देखो यहाँ पे फ्लक्स पढ़ा था ना, इंटीग्रेशन E डॉट डी एस। ये ऐसे ही डिफाइन किया जाता है, ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए। अब क्लोज सरफेस के लिए गॉस ने भी ये दे दिया कि फ्लक्स इसके बराबर भी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स इंटीग्रेशन E डॉट डी एस तो है ही ओवर द क्लोज सरफेस, और ये फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। इसको हम यूज करके आगे जब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे तब देखेंगे इसको कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल समझ लो कि फ्लक्स जो है टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ठीक, यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो भी होगा हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं।
ये भी कुछ कह रहा है, ये बोलता है कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप एंड एनी साइज। मतलब ये जो क्लोज सरफेस है ये इसकी शेप कुछ भी हो सकती है और ये कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गॉस लॉ ऐसे ही लगेगा। और ये एक दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये जो हमने लिखा है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर प्लेस्ड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये जो एक्सप्रेशन है, जो भी वैल्यू होगी, ये किसकी वजह से होगी? सबकी वजह से। सपोज आप यहां पे एक छोटा सा सरफेस लेते हो ds, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये एरिया वेक्टर तो चलो इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ds की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से लोगे आप? Q1, Q2 या Q3, तीनों की वजह से लेनी पड़ेगी, ये बोलता है, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो आएगी E, सपोज E इस डायरेक्शन में आ रही है और इनके बीच में कुछ एंगल होगा, जो भी होगा, तो E नेट, एक मिनट, नेट हटा दो, कोई बात नहीं, E तो हमने लिखा हुआ है ना। E इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर प्लेस्ड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द, तीनों चार्जेस की वजह से होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे हम बोलते हैं हमारा फ्लक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। और अगर हमारे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, मतलब कोई सरफेस मान लो, कोई ऐसा सरफेस मान लो, ठीक है, और यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऐसे कांस्टेंट कांस्टेंट, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है, कोई भी पॉइंट उठा लो, तो हम बोल सकते हैं कि ये तो ई कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ गया, ठीक है। और अगर थीटा भी कांस्टेंट है, थीटा मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर तो इधर है ना, ऐसे ऐसे, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। एरिया वेक्टर हमारा कैसा होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा वाला, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। तो अगर ऐसा कुछ है परपेंडिकुलर, तो एंगल देखो, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर ऐसे मान लो, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनके बीच में अगर एंगल हमारा कांस्टेंट है तो cos थीटा भी बाहर आ गया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन, अगर ऐसा है, मतलब काफ़ी केसेस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एंगल भी कांस्टेंट होता है, तो बार बार इंटीग्रेशन करके लंबा ही हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। उसको हम छोटा कर सकते हैं, देखो छोटा कैसे करते हैं कि बार बार इंटीग्रेशन ना लिखें। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों तो बाहर आ गए, ई कॉस थीटा, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन ds। और इंटीग्रेशन ds क्या होता है? सिंपल s, हमको पता है। इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x होता है ना, वैसे इंटीग्रेशन ds s हो जाएगा, तो e s cos थीटा, ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं e डॉट s, अब लिख सकते हैं e डॉट s, ठीक है। तो ओरिजिनल वैसे देखो फॉर्मूला तो यही है, इंटीग्रेशन e डॉट ds, लेकिन हम इसको e डॉट s भी लिख सकते हैं अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और थीटा कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मतलब इस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं इसको, तब हम सीधा बोल सकते हैं ई डॉट एस भी हम फ्लक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं एग्जाम्पल 1.11। इसमें यह बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर दे रखी है,
1.27 आर ई एक्स अल्फा एक्स की पावर हाफ ई वाई जीरो, ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये हुआ, और अल्फा कांस्टेंट दे रखा है, कुछ है वैल्यू 800, ठीक है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में लगी हुई है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। ई एक्स बोल दिया ना इसने, ई एक्स इक्वल टू समथिंग, ये जो भी है एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम बोल सकते हैं ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन, ई एक्स। और वाई डायरेक्शन में कितनी है, जीरो। जेड डायरेक्शन में जीरो। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो चलो एक्स एक्सिस की तरफ हो गई, ठीक। और उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है ना, एक्स चेंज होगा। तो उसने एक फंक्शन दे दिया कुछ ये कि ई एक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन चेंजेस बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब ये बोल रहा है कैलकुलेट, पहला पार्ट है द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज, दूसरा पार्ट है द चार्ज विद इन द क्यूब। अच्छा, पहला पार्ट कर लेते हैं पहले। ये बोल रहा था फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है, मतलब इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एक तो ये है कि गॉस लॉ लगा दे। तो गॉस लॉ तो सीधे बोलते हैं ना फ्लक्स निकालने के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दो, लेकिन यहाँ पे हमको क्यू ही तो नहीं पता तो है ही नहीं कुछ कि अंदर कितना चार्ज रखा है, कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने बेसिक पढ़ा था। देखो फ्लक्स, एक तो गॉस लॉ ने बोला है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं लगा सकते क्योंकि चार्ज नहीं पता। दूसरा फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो हम ये अब यूज करेंगे क्योंकि हमें चार्ज नहीं पता। तो उसे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पहले हम इस सरफेस को नंबर ऑफ सरफेस में तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्यूब है, तो इसके हर हर फेस पे एक एरिया वेक्टर बनाते हैं, ठीक। तो ये जो आप इसको इमेजिन तो कर पा रहे हो ना, चलो इसको नाम दे देते हैं वर्टेक्स को ए बी सी डी, ठीक है। ये बोल देते हैं ई एफ जी एच, ठीक। तो अब हम इस क्यूब को 6 फेसेस में, तो इसके तो 6 ही फेस होते हैं, ठीक है। तो हर फेस पे नॉर्मल वेक्टर बना देते हैं, एरिया वेक्टर बना देते हैं, क्योंकि हमको पता ही है तो एक क्लोज्ड सरफेस है। तो क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर तो होता है लेकिन बाहर की तरफ होता है, अंदर नहीं होता, ठीक है। तो पहला फेस पकड़ते हैं हम, बी सी जी एफ, ये जो ब्लू वाला है, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा। ये भी बना ही रखा है इन्होंने, तो हम भी बना लेते हैं। एरिया वेक्टर ये रहा, ठीक। इसको क्या नाम दे, चलो ए वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हम रेड से बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है इस फेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस की तरफ है ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है। हम हर फेस पे बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है और एरिया वेक्टर कहाँ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसने ऑलरेडी दे दिया, ये तो एक्स एक्सिस की तरफ है, उसकी वैल्यू जो भी है वो तो निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं कौन सा फेस लें, ए डी एच ई, ये पीछे वाला जो है, ठीक। तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी पीछे की तरफ होगा, इस तरफ एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेकिन इस तरफ है ना, ठीक है। इसको यहां बना लेते हैं, इस वाले फेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी तरफ, ये रेड से बना लेते हैं, चलो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ है हर फेस पे, ऊपर ले लो, नीचे वाले फेस में ले लो, पीछे वाले कहीं भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरफ होगी।
लेकिन एरिया वेक्टर देख लेते हैं। एरिया वेक्टर हमने ये एक देख लिया, दूसरा ये देख लिया पीछे की तरफ होगा। ऊपर वाले फेस में देखते हैं EFGH, इस वाले फेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? अरे ऊपर की तरफ होगा ना। हाँ, और ABFE, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसका होगा Z एक्सिस की तरफ। ठीक है, परपेंडिकुलर ही तो होंगे। और कौन सा बचा है? हाँ, एक नीचे वाला बचा है ABCD, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसका होगा नीचे की तरफ एरिया वेक्टर। और कौन सा बचा है? पीछे वाला, पीछे वाला सरफेस मतलब कौन सा? CDHG, ये हो जाएगा उस तरफ एरिया वेक्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से इमेजिन करो, पहले ये देखो कि क्या आपको सारी डायरेक्शन समझ में आ गई है। तो अब एक एक करके पकड़ते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं हम ABCD। चलो ABCD ले लेते हैं। ABCD का ABCD पे मतलब इसको हम देखो कैसे लिखते हैं। फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू E डॉट DS। ठीक है, ये तो है ही, फॉर्मूला हमें पता है। तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन E डॉट DS ABCD सरफेस ABCD प्लस इंटीग्रेशन E डॉट DS अब कौन सा सरफेस ले लें? CDHG, या ऊपर वाला लेते हैं EFGH। मतलब इस क्लोज्ड सरफेस को हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि E डॉट DS, क्योंकि अब ये ABCD ओपन सरफेस हो गया ना, इसीलिए हमने यहाँ पे सर्कल नहीं लगाया। ये जो क्लोज्ड सरफेस है इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 सरफेसेस, तो वही 6 बार लिख लेते हैं उसको। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? E डॉट DS, कौन सा सरफेस ले लें? अब ले लेते हैं ABFE। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन सेम E डॉट DS। अब कौन सा सरफेस ले लें? CDHG। आगे बताओ कौन सा सरफेस ले? अब कौन सा बचा है? BCGF E डॉट DS। ठीक है, एक और सरफेस बचा है, 1 2 3 4 5 6, एक सरफेस बचा है, ये हो जाएगा ADHE। ये इंटीग्रेशन के नीचे इसलिए लिखा हुआ है ताकि पता चल जाए कि इंटीग्रेशन E डॉट DS तो सब में बराबर E डॉट DS ही आ रहा है, लेकिन कौन से सरफेस पे लगा रहे हो इंटीग्रेशन। ठीक है, वो इसलिए लिखा हुआ ताकि पता चल जाए कौन सा सरफेस है। E डॉट DS सेम थिंग। ठीक है, अब देखो अब क्या कर सकते हैं, पहले पे आ जाओ। पहले सरफेस ABCD। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? X डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर किधर है? थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, एरिया वेक्टर किधर है? हमने बनाया ना नीचे, नीचे का मतलब क्या होता है? -y की डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है X डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर है -y की डायरेक्शन में। तो क्या दोनों परपेंडिकुलर है? हाँ, दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल हो गया 0। ठीक है, सॉरी 90। तो cos 90 कितना होता है? 0 हो जाता है। हमने ये बोला था कि देखो इंटीग्रेशन, हमने बोला था ना ये फॉर्मूले को लिख सकते हैं ना ऐसे, इंटीग्रेशन E डॉट DS को लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन E DS cos थीटा। ठीक है, तो सारे इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अगर थीटा 90 हो जाएगा तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ABCD के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर है -y डायरेक्शन में, ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं हो गए? ठीक है, परपेंडिकुलर हो गए तो फिर ये थीटा 90 हो गया।
तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 0। क्यों? क्योंकि थीटा क्या है? 90। ठीक, ये रीजन लिख दिया हमने कि थीटा 90 है, इसीलिए ये 0 हो गया। अब ये देखो EFGH, EFGH कहां पर है? ये रहा EFGH। इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी x डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर कहाँ है? ऊपर प्लस y डायरेक्शन में, तो अभी भी ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी 0 हो गया। लो ये भी 0 कर दो, 0। ठीक है, अब इसमें ये भी थीटा 90, सेम रीजन। ठीक, इसको यहां से हटा देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा कुछ। ठीक, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो यहां पे लिख देते हैं कि इस वाले सरफेस के लिए फॉर क्या लिखें? फॉर ABCD EFGH। ठीक है, अभी और देखते हैं आगे। ये ABFE कहां पर है? ABFE इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी x डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर z डायरेक्शन में। ये देखो ये z डायरेक्शन में, तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी थीटा 90 हो जाएगा, तो जो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया भाई। ठीक, अब अगला देखते हैं CDHG। CDHG इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो x डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर है -z डायरेक्शन में, तो वो भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी 0 हो गया फिर। तो सारे जितने भी एरिया फॉर ABCD EFGH ABFE एंड कौन सा हो गया? CDHG। और देखते हैं कहीं और तो नहीं 0 हो रहे। BCGF कहां गया? BCGF इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर वो भी x डायरेक्शन में, तो इसमें जो एंगल, इसमें एंगल 90 नहीं है, इसमें एंगल 0 है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी x एक्सिस की तरफ होगा, तो E और A के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा ये जो हमने E.ds ये 4 0 हो चुके हैं, चारों सरफेस के लिए 0 क्यों हुए थे? थीटा 90 था, तो ये चारों सरफेस के लिए थीटा 90 था, 90 है मतलब। और ये जो सरफेस अभी हम बात कर रहे थे BCGH फॉर BCGH थीटा कितना था? कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, अब एक और सरफेस बचा है, उसकी बात कर लेते हैं। ADHE ये वाला सरफेस, तो एरिया वेक्टर तो पीछे की तरफ है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है ना, कभी अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, क्लोज सरफेस के हमने बताया था, जैसे हमने देखा था कि क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होता है, अंदर कभी नहीं हो सकता, तो एरिया इसीलिए पीछे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अब ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? ये तो 180 हो गया। ठीक है, तो फॉर ADHE थीटा इज 180। ठीक, तो हम, हाँ तो इसको वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ये तो 0 हो गए, बाकी ये दोनों कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, तो एरिया वेक्टर आपको समझ में आ गया ना? ये सारे एरिया वेक्टर जितने ही बनाए हैं ये सरफेस के परपेंडिकुलर हैं और बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। ठीक है, कोई भी अंदर नहीं है। इस वाले को मैं थोड़ा ठीक से बना लेता हूँ, ये वाला ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इसको भी बना लेते हैं, ठीक से बना लेते हैं, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखो एरिया वेक्टर दोबारा बता देता हूँ, ये BCGH वाला एरिया वेक्टर ये रहा, इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। ठीक, और ADHE का एरिया वेक्टर पीछे है, बाहर की तरफ है। ठीक है, क्यूब के बाहर की तरफ ही हो गए सारे एरिया वेक्टर। और
एफ जी एच ई का एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। ऐसे ए बी सी डी का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, ए बी एफ ई का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है, इसके पैरेलल, ये रहा जेड एक्सिस। और कौन सा बचा, सी डी एच जी का एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा, ये रहा, ठीक है। ऐसे हमने एरिया वेक्टर बना लिया और हमने एंगल्स भी देख लिए। तो चार तो जीरो ही हो गए, चार फ्लक्स, ये जो ई डॉट डी एस इंटीग्रेशन है, चार जीरो हो गए, तो बाकी दो बचे, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा फ्लक्स इक्वल टू, अच्छा ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब ये लिख लेते हैं ई डी एस कॉस, ये कौन सा बी सी जी एफ कौन सा था, ये वाला, तो इसमें तो एंगल जीरो था, ठीक है, तो कॉस जीरो लिख लेते हैं, प्लस ये वाला इंटीग्रेशन कहाँ पे, इसको लिख लेते हैं बी सी जी एफ, और ये कौन सा है ए डी एच ई, ठीक है, ई डी एस कॉस 180, ठीक है। तो हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर कांस्टेंट है ऑन दिस सरफेस बी सी जी एफ, तो उसको बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमको, ऐसा दे रखा है ई एक्स इक्वल टू एल्फा एक्स की पावर हाफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप ई एक्स भी बढ़ता रहेगा, और किसी भी x पे निकालने के लिए उस x की वैल्यू डाल दो। तो ये देखो, तो ये इस वाले सरफेस के लिए बी सी जी एफ, इस सरफेस के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, ये बी सी जी एफ, इसके लिए x की वैल्यू देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे ये x कितना है, तो ओरिजिन से देख लेते हैं, ओरिजिन को मान लेते हैं ये O है, ठीक है। तो OD कितना है, OD दे रखा है A, ये दे रखा है ना, ये OD है, ठीक है। और OC और CD कितना है, ये क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं, A दे रखी है सारी साइड की लेंथ, तो फिर CD भी A हो गया, तो CD A हो गया। तो OC कितना हुआ, OC हो गया 2A, ठीक है। तो इस पे x की वैल्यू कितनी हो गई, इसके c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2a, 0, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो प्लेन है बी सी जी एफ, इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 2a, तो हम बोलेंगे फॉर, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, फॉर बी सी जी एफ एक्स इज 2a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस सरफेस के लिए, हो जाएगी आपकी, क्या था फॉर्मूला, अल्फा इंटू एक्स की पावर हाफ, तो यहाँ पे एक्स की जगह हम डाल देंगे 2a, ठीक है, क्योंकि इस प्लेन के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है 2a, ठीक। हाँ, तो अल्फा 2a की पावर हाफ, ठीक है। अब ऐसे ही फॉर कौन सा दूसरा कौन सा सरफेस बचा था हमारा, ADHE, इसके लिए x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, d पे, d के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0, 0, ठीक। तो क्योंकि वो तो OD के बराबर है ना, OD कितना है a, तो फिर हो गया a, 0, 0। तो फॉर कौन सा सरफेस है ये, ADHE, तो ADHE इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी अल्फा a की पावर हाफ, ठीक है। क्योंकि ADHE के लिए हमारा x है कितना, a, ठीक है। तो हमारा E हो गया अल्फा a की पावर हाफ। अब क्या करेंगे,
अब इनको इसमें डाल देंगे क्योंकि ई कांस्टेंट है। अब देखो बी सी जी एफ, इस पूरे प्लेन पे एक्स की वैल्यू इज कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, क्योंकि वाई और जेड वेरी कर रहा है लेकिन एक्स वेरी नहीं कर रहा, ठीक है। और लेकिन वाई और जेड वेरी करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रही है और पूरे प्लेन पे एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी, 2a। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ओवर दिस सरफेस, तो हम ई को बाहर ले आएंगे। सिमिलरली यहाँ से भी ई बाहर आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस वाले सरफेस पे ADHE पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो दोनों से ई बाहर आ जाएगा, तो उसको फाई को लिख लेंगे हम दोबारा से। फाई हो जाएगा हमारा ई इंटीग्रेशन, और एक मिनट यहाँ पे क्या था हमारा, अच्छा ये cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है हमारा 1, ठीक है। और cos 180 कितना होता है, cos 180 cos 0, एक मिनट चलो दोबारा लिख लेते हैं। ये बाहर आ जाएगा BCGF, और यहाँ पे क्या था हमारा DS, है ना, DS cos 0 प्लस इंटीग्रेशन ADHE DS cos 180, और हमें पता है cos 0 होता है 1 और cos 180 होता है -1, ठीक। तो अब ये अच्छा ई इसमें बाहर आ जाएगा, ठीक है। -1 हो गया तो उसमें डालेंगे, तो फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा ई यहाँ पे E1 डाल देते हैं, चलो E1, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो 1 यहाँ पे डाल देंगे E2, ठीक है, प्लस E2, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि बराबर है, बराबर नहीं होगा, वो बराबर नहीं है ना, अलग अलग है, ठीक है। तो हो जाएगा ये E1 कितना, cos 0 तो 1 हो गया, इंटीग्रेशन DS प्लस E2 इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस आ जाएगा क्योंकि cos 180 -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस E2 cos इंटीग्रेशन DS, ठीक है। अब इंटीग्रेशन DS क्या हो जाएगा, S एरिया, तो इसको लिख देंगे हम E1 इंटू एरिया, कितना है भाई, किसका एरिया, ये E1 कहाँ पे था, यही BCGF, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया सिंपल A इंटू ए, ये तो स्क्वायर है ना, हाँ, तो BCGF का एरिया हो जाएगा A²। सिमिलरली ADHE का एरिया भी A² हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं E1 इंटू A², क्योंकि इंटीग्रेशन DS क्या देगा, हमको एरिया ही देगा, ठीक है, माइनस E2 इंटू इंटीग्रेशन DS किसका, अच्छा ये यहाँ पे लिख भी लेते हैं BCGH ADHE, मतलब वो है इसका कि इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं ना सरफेस का, वो इस सरफेस पे कर रहे हैं, तो इस सरफेस का एरिया कितना था, A², इसका भी A², दोनों का A² ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, A², ठीक। अब इनकी वैल्यू डाल देंगे, क्या आ जाएगा, E1 कितना है, ये, इसको हम यहाँ डाल देंगे, और E2 की वैल्यू ये रही, उसको भी यहाँ डाल देंगे। तो E1 कितना है, अल्फा 2a की पावर हाफ इंटू A² और माइनस अल्फा a की पावर हाफ इंटू A², ठीक है। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा आपका, इसमें से कॉमन वगैरह ले लो, जो अल्फा A² तो कॉमन हो गया, a की पावर हाफ भी कॉमन आ जाएगा, देखो ढंग से, अल्फा A² a की पावर हाफ भी कॉमन आ गया, बचा क्या, ब्रैकेट में 2 की पावर हाफ -1, यही बचेगा, ठीक है। हाँ, अब कितना आया, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर हाफ तो होता है आपका √2, और ये a की पावर 2 और a की पावर हाफ तो ऐड हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं अल्फा a की पावर 2 प्लस हाफ कितना होता है, 5/2, 5/2 इंटू √2 - 1 लिख सकते हैं ना,
हाँ लिख सकते हैं। अब सबकी वैल्यू डाल देते हैं। देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखा है 0.1 मीटर और अल्फा दे रखा है 800। तो हम डाल देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 800 इंटू 0.1 की पावर 5/2, ठीक है, इंटू √2 - 1। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके आ जाएगा 1.05, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक, तो हमारा तो फ्लक्स आ गया। ठीक, अब देखते हैं बी पार्ट क्या बोल रहा है। यही है टोटल फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स बोलो, टोटल फ्लक्स बोलो, यही है। बी पार्ट में बोल रहा है द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब। ठीक है, अब चार्ज बताना है क्यूब के अंदर कितने हैं। तो अब देखो बी पार्ट में इसको पहले ए पार्ट नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी पार्ट में देखते हैं गॉस लॉ क्या बोलता है, जो भी फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज सरफेस वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये गॉस लॉ है और फ्लक्स हम निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 1.05, दैट शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा चार्ज आ जाएगा। चार्ज कितना आएगा Q इक्वल टू, ये आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि चार्ज कितना होगा उस क्यूब के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर गॉस लॉ लगा के हमने चार्ज निकाल लिया। ठीक, तो यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 1.12 देखते हैं। इसमें ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गई, मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब जैसे पहले तो चेंज हो रही थी ना, एक्स पे डिपेंड कर रही थी, अब यूनिफॉर्म हो गया। एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स। अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पे एक्स पॉजिटिव है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। ठीक है, विद द सेम मैग्नीट्यूड एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। अच्छा, ये कह रहा है कि जहां पे एक्स पॉजिटिव है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, जहां पे एक्स नेगेटिव है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो यहाँ पे अगर तुम बोलोगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का है, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव है तो इस तरफ होगी, यहाँ पे ये भी एक्स पॉजिटिव है इस तरफ होगी, ये एक्स पॉजिटिव इस तरफ, तो यहाँ पे हर जगह इस तरफ ऐसे। ठीक है, और नेगेटिव में मतलब अगर यहाँ पे क्या है एक्स नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव की डायरेक्शन में हो जाएगी, नेगेटिव की डायरेक्शन में। जहाँ एक्स पॉजिटिव वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जहाँ एक्स नेगेटिव वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे करके दिया हुआ है। इट इज गिवन दैट E इक्वल टू 200 I फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड -200 I। चलो ठीक है, ये तो दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 200 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम है। बस डायरेक्शन इस तरफ लोगे तो पॉजिटिव में, इस तरफ लोगे तो नेगेटिव में, इतना ध्यान रखना है, यही दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये आई कैप का मतलब हुआ कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, माइनस आई कैप का मतलब हो गया कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, हाँ, तो और ये बोल रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at
प्लस 10 सेंटीमीटर एंड द अदर इज एट x इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। फिगर दे रखे हैं, फिगर देख लेते हैं। ये फिगर है, बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर तो हमें पता है कि क्लोज्ड होता है, क्लोज सरफेस। तो ऐसा दे रखा है और उसका बोल रहा है कि बिल्कुल ओरिजिन जो है सिलेंडर के बीच में ही है, ठीक। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, जैसे दिया हुआ है, एक्स एक्सिस बीच में से पास कर रही है सिलेंडर के, ठीक। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। और डायमेंशन भी दे रखे हैं, 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब वो पूछा है कि पहला पार्ट है ए, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। अच्छा तो ये देख लेते हैं। बोल रहा है कि जितना ही फ्लैट, इसको बोलते हैं फ्लैट फेस, ठीक है। ये हो गया फ्लैट फेस। और इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का एक होता है ना जो कर्व्ड सरफेस होता है, लेटरल सरफेस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया लेटरल सरफेस ये वाला, और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसको फ्लैट फेस बोलेंगे, ठीक है, फ्लैट सरफेस। तो बोल रहा है कि इन फेसेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो ठीक है, दोनों फेसेस से निकाल लेते हैं अलग अलग। तो पहला पार्ट करेंगे, ये वाला फेस लेते हैं पहले, ठीक है। इस अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट दे दी, ठीक है, कितनी 200। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर बताओ किधर होगा। अब हमें पता है कि क्लोज सरफेस है तो उस पे एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही होगा, बाहर की तरफ ही होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दे ही रखी है, ये दिखाई रखा है, और हमें पता भी है इस तरफ है। दोनों के बीच में क्या एंगल हो जाएगा, 0, ठीक। तो हम सीधा बोल सकते हैं फाई इक्वल टू, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पूरे के ऊपर, इस पूरे सरफेस के ऊपर कांस्टेंट, एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी थीटा, वो 0, ठीक। तो हम बोल सकते हैं ई, सीधा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला ना लगा के सीधा वो वाला फॉर्मूला लगा देते, सिंपल वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट ही है। ई डॉट एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई एस, एस का मतलब वही है सरफेस एरिया, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे ए ले लिया, अब इसको एस ले लो, चलो एस वेक्टर, ठीक। सरफेस एरिया ले लो या ए ले लो, कंफ्यूज मत होना, ठीक। ई एस कॉस 0। तो ई कितना है, ई दे रखा है हमको, देखो ई की वैल्यू पता है 200 है, ठीक है। तो 200 इंटू एस। अच्छा, सरफेस एरिया कितना होता है इसका, ये जो सिलेंडर का ये वाला फ्लैट फेस होता है, ये तो देखने में सर्कल जैसा ही होता है, सर्कल ही तो होता है ना। तो सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर, और रेडियस भी दे रखा है, देखो 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको एक नाम दे देते हैं 1, सरफेस 1 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको पता चल पाए कि कौन सा सरफेस के लिए निकाल रहे हैं। तो 5 1 हो गया पाई आर, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 इंटू पाई इंटू आर कितना है, 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, फ्लक्स आ गया उस वाले फ्लैट फेस से, ठीक है। ऐसे ही दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा कौन सा है, ये वाला फ्लैट फेस भी पूछा उसने, तो 5 2 ले लेते हैं उसको, सेकेंड फेस, ठीक है, 5 2। सेम ऐसे ही हो जाएगा ई डॉट एस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर हो जाएगा ना, एस वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, वो 0 ही है, क्योंकि अब नेगेटिव एक्स, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा, ई एस कॉस 0
तो अब वही वैसे ही आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी वही आ जाएगी पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 0.05 का स्क्वायर, तो फाई टू कितना आ गया, ये सेम आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं क्या पूछ रहा है वो। ये बोल रहा है बी पार्ट में, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड मतलब वही कौन सा सरफेस बचा, अब ये वाला कर्व्ड सरफेस को बोलते हैं साइड, साइड बोल रहा है उसको, ठीक है, साइड ऑफ द सिलेंडर। मतलब तीन ही तो सरफेस होते हैं, एक ये वाला, दूसरा ये, और एक जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, लेटरल सरफेस। तो बोल रहा है कि उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है। अब देखो उससे कितना निकलेगा, यहां पे ऑलरेडी दे ही रखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, और इस सरफेस का परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऊपर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया ना, ये 90 डिग्री हो गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि बी पार्ट में देखते हैं फ्लक्स, एक मिनट, फ्लक्स थ्रू साइड ऑफ द सिलेंडर, कितना, फाइव ले लेते हैं उसको, इक्वल टू ई की वैल्यू तो चलो कांस्टेंट ही है, ई खैर इंटीग्रेशन ले लो चलो इस बार, ई डॉट डी एस, ये हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं ई और डी एस के बीच में क्या है 90 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 90, इसलिए ये जीरो हो गया, जीरो। ठीक है, अब चाहे यहां पे ले लो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, और एरिया वेक्टर किधर है, वो तो परपेंडिकुलर ही है ना, ds वेक्टर, ठीक है, तो तभी भी तो 90 है ये। ठीक, अब चाहे तुम नीचे ले लो, बीच में ले लो, कहीं भी ले लो, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी, परपेंडिकुलर ही। ठीक, तो फिर फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर जीरो हो गया। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है ये सी में, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अच्छा, अब बोल रहा है कि टोटल सिलेंडर से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो हर सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सी पार्ट में, सी पार्ट में क्या बोल रहा है, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर थ्रू द सिलेंडर कितना, फाइव टोटल बोल देते हैं उसको, ये हो जाएगा आपका। अब देखो पहला वाला सरफेस से फाइव वन प्लस दूसरा वाला सरफेस फाइव टू, और तीसरा सरफेस साइड वो तो जीरो ही है, वो तो निकाल लिया हमने, क्यों, फाइव लिख देते हैं चलो, इक्वल टू कितना, ये कितना है 1.57, 1.57 और ये जीरो, तो 1.57 प्लस 1.57 कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा फाइव टोटल इक्वल टू 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब डी भी देख लेते हैं। डी में बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब ये वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो नेट चार्ज कैसे दिया जाएगा डी पार्ट में, गॉस लॉ ने बोला था कि जो भी क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स निकलता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हमने टोटल फ्लक्स तो निकाल दिया, 3.14 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये बोल देंगे हम कि 3.14 शुड बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यही नेट चार्ज हो जाएगा इसके अंदर।
कहीं भी पड़ा हो सकता है वो, ठीक है। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो Q की वैल्यू आ गई हमारी, Q इक्वल ये आ जाएगा 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। तो ये हमारा चार्ज हो गया जो कि इस सिलेंडर के अंदर होगा। तो हमारे सारे पार्ट हो गए। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। और क्विज 1.5 आपके लिए, ये आप इसको करिए और फिर इसका सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।